हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके अंदर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो में जैसा कि हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स की हम लास्ट वीडियो में हमने 2 ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा गोल्गी एपरेटस। तो वहीं से आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो तीसरा सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, हम लाइसोसोम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे प्लास्टिड, और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, और आखिर में हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि हर बार की तरह आप आज भी पूरी वीडियोस को एंड तक देखेंगे और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अगला ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे लाइसोसोम। जैसा कि हमने सेल के स्ट्रक्चर के अंदर देखा था या फिर पिछली वीडियोस में देखा था, जो कोई लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्गी एपरेटस से होता है। तो लाइसोसोम जो होता है वो बेसिकली क्या काम आता है, लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल का एक ऐसा सिस्टम है जो कि वहाँ के सेल के अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोज करता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम हमने देखा था कि कुछ इस तरह से थे, सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स थे। इनके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट वगैरह होता है उनको डिस्पोज करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अब लाइसोसोम जो होता है इट कंटेन अ वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइसोसोम के अंदर। जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं कि कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बहुत ही, और ये क्या करते हैं, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर। और ये इतने पावरफुल होते हैं कि हर तरह के ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लेते कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है सेल के अंदर, फॉरेन मटेरियल एंट्रिंग इन द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम। अगर मान लेते कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल्स के अंदर ऐसा आ जाता है जो कि सेल के लिए हार्मफुल है, और वो ऑर्गेनिक मैटर का बना हुआ है, या फिर हो सकता है वो फूड हो सकता है, या फिर कोई ओल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये एंड अप कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है, उनको डाइजेस्ट कर देता है इस एंजाइम की हेल्प से, जो इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। बात करते हैं अगली लाइन, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में ब्रस्ट। किसी कारण से मान लेते सेल डैमेज हो जाता है, जैसे सेल के अंदर क्या थे, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, लाइसोसोम्स थे, लाइसोसोम के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो अगर मान लेते किसी कारण से सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम फट सकते हैं। लाइसोसोम में ब्रस्ट इन द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। अब जैसे ही लाइसोसोम ब्रस्ट करेगा तो ये ब्रस्ट करने के बाद जो एंजाइम होता है ना सेल के अंदर रिलीज़ हो जाता है, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उनको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर देगा। और सारे ऑर्गेनल्स अगर डाइजेस्ट हो जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। डाइजेस्ट आउन सेल, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम का एंजाइम। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल। जब क्वेश्चन आएगा कि वाई लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, तो वहाँ पे हम ये लाइन लिख सकते हैं, ये वाली लाइन, व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड देयर द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, अपनी सेल को डाइजेस्ट कर देते, देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग कहते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई लाइसोसोम की। अब बात करते हैं अपना जो चौथा ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस। सेल का क्या कहते हैं, पावर हाउस। जैसा कि यहाँ पे पावर हाउस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे। ऐसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का। तो डबल लेयर होती है इसकी। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑर्गेनल्स। जिस प्रकार से हमारा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से कवर था, उसी प्रकार से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है। एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ऐसे ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जिसके ऊपर, जिसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है, वो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अगली लाइन है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड
फॉर लाइफ इज़ रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जैसा कि हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो ये जिस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है वो फॉर्म किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है और उस एनर्जी का यूज़ सेल बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने में यूज़ करता है। अच्छा, अब एटीपी की फॉर्म में करता है तो इसलिए एटीपी इज़ नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है किसको? एटीपी को कहा जाता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि जो डबल मेम्ब्रेनस होती है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन इज़ पोरस होती है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोरस होती है, मतलब छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? डीपली फोल्डेड होती है। और ये डीपली फोल्डेड इसलिए होती है ताकि एटीपी का सिंथेसिस इसी इनर मेम्ब्रेन पे होता है, जो कि एटीपी की सिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है। पोरस एंड डीपली फोल्डेड। अच्छा, अगली बात, माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और राइबोसोम्स होता है। देयरफॉर दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। जैसा कि हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वहाँ पे राइबोसोम्स थे, तो राइबोसोम्स की हेल्प से ही वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम्स होता है, इसलिए ये अपना प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसे ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स होता है। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया और राइबोसोम्स, तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और डीएनए राइबोसोम्स की हेल्प से ही ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए ये अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर लेता है। तो आप ये नोट कर लीजिए, बाकी ऑर्गेनल्स इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल्स प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में। जैसा कि हमने डिफरेंस जब एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिफरेंस पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी हमने इस बारे में डिस्कस करा था कि प्लास्टिड आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल और प्लास्टिड एनिमल सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोस जो सेंस जो समझ में आता है कलर से है, ल्यूको मतलब कलरलेस है। तो हम कह सकते यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर्ड प्लास्टिड होता है। कलर्ड प्लास्टिड होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं और प्रेजेंट इन लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो लीव्स का जो ग्रीन कलर है या फिर फ्लावर के जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं या फिर जो फ्रूट्स के कलर होते हैं, ये किसकी वजह से प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स होता है उसी की वजह से ये होते हैं। इसीलिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट? लीव्स में, फ्लावर में और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। मतलब ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है मतलब क्लोरोफिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। हमको पता है जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके लिए क्या वहाँ पे क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल के अलावा और येलो या फिर ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, तो बात हो गई किसकी? क्रोमोप्लास्ट की। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। जैसा कि ये कलर्ड है तो ये कलरलेस है, ल्यूको मतलब कलरलेस हो गया, तो कलरलेस प्लास्टिड। ये कैसा है? कलरलेस प्लास्टिड। ये प्लास्टिड जो है ये कलरलेस है। और ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन प्राइमरी इन द ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। बेसिकली जो ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है ये स्टोरेज का फंक्शन करता है। ये इसका क्या फंक्शन होता है? स्टोरेज का। तो जो प्लांट के अंदर जो स्टार्च हो गया जो सिंथेसाइज हो रहा है या फिर ऑयल हो गया या फिर जो प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स
का जो सिंथेसाइज हो रहा है वो उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, ल्यूकोप्लास्ट में होता है। तो ये तो थे हमारे टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और प्लास्टिड ये भी जो है ना एक स्ट्रक्चर में वेरी सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड जो है, जो एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या फिर प्लांट सेल में पाया जाता है, ये किसके सिमिलर है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या है, सिमिलर है। अच्छा, प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स था, बाकी ऑर्गेनल्स के पास नहीं होते, लेकिन प्लास्टिड के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसलिए प्लास्टिड भी क्या कर सकते हैं, अपना प्रोटीन का सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। अब हम देखते हैं लास्ट ऑर्गेनल्स, वैक्यूल। जैसा कि हमने देखा था जब सेल के हम एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, तो जो प्लांट सेल था उसके अंदर जो वैक्यूल था वो बहुत ही बड़ा था। एनिमल सेल के अंदर हमने वैक्यूल बनाया नहीं था, लेकिन उनके अंदर भी एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। तो वैक्यूल आर, इसका फंक्शन क्या होता है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक। एक ऐसा सैक है, एक ऐसा बैग है जो कि स्टोर करता है, क्या करता है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को क्या करता है, ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सेप, फुल और सेल सेप, उसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। उसके अंदर जो फ्लूइड जो सेल से भरा होता है वो सेल को क्या करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक सेल को एक सख्त एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। अच्छा, इन अमीबा, अमीबा के अंदर भी हमें वैक्यूल देखने को मिल जाएगा, जो कि फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट इज कंज्यूम्ड इट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सपेल द एक्सेस वाटर एंड द वेस्ट फ्रॉम द इट। बेसिकली जो स्टोरेज जो वैक्यूल्स होता है, अगर मान लो सेल के अंदर एक्सेस वाटर स्टोर होता है तो ये क्या कर देता है, एक्सपेल कर देता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो एक्सेस कर देता है। या फिर अमीबा में आपने देखा होगा, अमीबा जो होता है, अमीबा जो होता है ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जब ये फूड अपने इंटेक कर लेता है तो आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से इसके अंदर ये फूड मटेरियल होता है, फूड, ये फूड होता है। तो ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड है, ये फूड पार्टिकल्स, और ये जो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इन अमीबा द फूड वैक्यूल, ये जो फूड वैक्यूल है कंटेन द फूड आइटम, उसके अंदर फूड पार्टिकल या फूड आइटम होता है, दैट इज कंज्यूम्ड इट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सपेल द। फूड वैक्यूल क्या करता है, फूड का डाइजेशन करता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है इसके अंदर या फिर किसी भी सेल के अंदर वो क्या करता है, सेल के अंदर मान लो अगर ज़्यादा पानी एक्सेस में भर जाए तो उसे क्या कर देता है, ये एक्सेस वाटर को एक्सपेल कर देता है। तो ये तो था हमारा लास्ट ऑर्गेनल्स, वैक्यूल्स। तो यहाँ पे जो है आज हमारा जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 5th चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैप्टर के सारे पार्ट्स देखे होंगे और आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।